Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स का P1 हो गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल जो है ना वो आपका मैथ्स का P2 है। थोड़ा सा टाइम तुम लोग के पास रह गया है, तो ये कुछ मेरे पास तुम लोग के लिए टिप्स हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि भाई जो टॉपिक्स P1 में नहीं आया ना वो P2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले जो है ना वहीं से स्टार्ट करोगे, वो सारे टॉपिक्स कवर करोगे जो P2 में नहीं आए, ठीक है। रिपीटेशन लाजमी होगी क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें रिपीट जो है ना वो लाजमी होगा। सिलेबस आपके पास जो है वो लिमिटेड था, ठीक है ना, तो रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। अभी नहीं किया अभी तक तो अब कर लो, थोड़ा सा टाइम अभी भी बाकी है। बाकी है कि जिसका P1 अच्छा नहीं हुआ है तो उसको तो P2 में जो है वो डबल मेहनत करनी थी। आई होप उसने डबल मेहनत की होगी, लेकिन अभी भी है कि थोड़ा सा वक्त है तुम लोग के पास, तो इन सारी चीज़ों को जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स जो है ना वो लाइन अप कर लिए हैं, तो अब देखो वही वाली बात है, ये 100% श्योरिटी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो मतलब गेस है एक तरह से। तो आई होप ये तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह की चीज़ें जो है ना कल पेपर में आ जाए, और अब सबका पेपर जो है ना वो अच्छा हो जाए। और बाकी बच्चे जो हमारे ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दुआ करना भाई, उनके भी सीआई के पेपर्स अभी ख़त्म नहीं हुए ग्रेड 11 वालों के, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके भी ग्रेड जो है वो उनकी उम्मीदें से बढ़कर उनको मिले, और उनकी भी मेहनत का भरपूर सिला उनको मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला रिमाइंडर तो तुम लोग के लिए यही था कि तुम लोग को कैलकुलेटर्स जो है ना वो लेके आने हैं अपने याद से, ठीक है। और रख लेना अपना कैलकुलेटर, और उसका मोड जो है ना उसको ज़रूर चेक करना, क्योंकि अभी भी वही चीज़ है कि बच्चे जो है ना डिफरेंट मोड पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उनके आंसर्स जो है वो डिफरेंट आ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मोड को चेंज करना देख लेना कि किस तरह जो है ना वो कैलकुलेटर का मोड चेंज करते हैं। आपको जो कैलकुलेशंस करनी है एंगल्स की वो डिग्रीज में होनी चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन या ग्रेडियन में है तो उसको चेंज कर लेना, वरना आपके आंसर्स बिल्कुल अलग आएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पेपर 2 है, और ये वाला पेपर भी 2 घंटे का है, 100 मार्क्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना जो नंबर्स वाला टॉपिक है ना उसको फिलहाल आप छोड़ सकते हो। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन अच्छी तरीके से करना, अलजेब्रा आ चुकी है थोड़ी सी, लेकिन दोबारा ये रिपीट होगी। इसमें सब्जेक्ट वाला जो काम है ये दोबारा आ सकता है। इसमें जो है ना वो लीनियर इक्वेशन को जो सब्जेक्ट बनाना है वो आ सकता है इसमें। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आपको अच्छी तरीके से करनी है, फैक्टराइज आ सकती है, एक्सपेंशन आ सकती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। तुम्हें ये सिर्फ रिवाइज करनी है क्योंकि तुम पहले जो है वो कर चुके हो। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का पार्ट बिल्कुल जो है वो एक्सपेक्टेड है, 10 मार्क्स 12 मार्क्स का बिल्कुल आ सकता है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये आए, क्योंकि ये जो है ना स्कोरिंग होता है इसमें बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को एक बार जल्दी से फिर रिवाइज कर लो सारी चीज़ें। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स भी अच्छी तरीके से करनी है, और तुम्हें फ्रैक्शनल इक्वेशंस भी अच्छी तरीके से करनी है। फ्रैक्शनल इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ होगा, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना ये लाजमी 12 नंबर की तुम्हें मिलेगी। अब ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना ये स्पीड डिस्टेंस टाइम की भी हो सकती है, या फिर ये डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती है, एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि स्पीड टाइम की हो, तो ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, फ्रैक्शनल इक्वेशंस हो गई, और वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई। ये तीन काम तुम्हें अच्छी तरीके से करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन दोबारा आ सकती है बिल्कुल, क्योंकि उसने अभी जो है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया था। वो हो सकता है आपको जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन दे दे साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, सही है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो एक बार आ चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा रिपीट होगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो है ना डिस्टेंस फार्मूले को अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको एक ट्राइंगल दे दे, बोले कि भाई ये ट्राइंगल जो है इसके तीन जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस हैं वो मैं हम आपको दे रहे हैं, और प्रूव करोगे ये ट्राइंगल जो है ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना जिसमें तुम्हें दो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, फिर दो आपके दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो वो आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा, फिर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलवा सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का तुम्हें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब है कि उनकी ग्रेडियंट इक्वल होती है, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी ग्रेडियंट एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। फिर उसको यूज करके तुम्हें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक कौन सा है भाई? वो आपका है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है ना। तो वो भी तुम्हें अच्छी तरीके से करना है। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ मैंने इक्वेशन मेकिंग लिखा है ना, इक्वेशन मेकिंग का मतलब यही है कि आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको आपको याद होगा आपके पेपर में लाइन बाइसेक्टर आया था,
तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हें लाजमी करनी है, क्योंकि ये P2 का ही सवाल है समझो। तो ये जो है ना 5 to 6 मार्क्स का आ सकता है। तो ये अच्छी तरीके से ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये तो कंफर्म है। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल के पेपर में आपको मिलेगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पहले आप ग्रेडियंट निकालते हो, ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हो, फिर आप मिड पॉइंट निकालते हो, मिड पॉइंट से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, उससे आप सी निकालते हो, वाई इंटरसेप्ट, फिर आप इक्वेशन बनाते हो। सही है ना। तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट कर लो। इक्वेशन मेकिंग मैंने लिखी थी, इक्वेशन मेकिंग का मतलब वही था कि वो आपको इस तरह का भी सवाल दे सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन दे दी, बोला कि भाई ये लाइन जो है वो जो है एक लाइन एल के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन बना के दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो आपको दे सकता है। सोसलेस ट्राइंगल्स पे हमने बात कर ली। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है बिल्कुल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको थोड़ा रफली प्लॉट कर लेना, थोड़ा सा ग्राफ बना के कार्टेशियन प्लेन बना के ना उसको ट्राइंगल को थोड़ा सा प्लॉट कर लेना। तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाता है कि बेस क्या लेनी है, हाइट क्या लेनी है, ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए। तो वो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल आता है ना, तो वो ज्यादातर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही होता है, क्योंकि वहाँ एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वहाँ फिर वो साइन वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 5 to 6 मार्क्स की आ सकती है, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। इसके अलावा इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा रिपीट हो सकता है। इंडाइसिस के जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी आ सकते हैं P2 में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में वही जो पॉपुलेशन टाइप के सवाल हैं वो आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि चूंकि कैलकुलेटर है तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आपको वर्किंग सारी करनी पड़ेगी। अच्छा, कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी चूंकि P1 में नहीं आया, तो हो सकता है वो P2 में पूछ ले। अब इसमें सिमिलैरिटी के टेस्ट तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए। हमारे पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं सिमिलैरिटी के। एक एंगल एंगल होता है, एक साइड एंगल साइड होता है, और एक साइड 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 होता है। तो ये एंगल का फॉर्मेट, सॉरी टेस्ट का फॉर्मेट तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है। प्लस ये कि तुम्हें एक्स और वाई जो मिसिंग साइड्स होती है उनकी लेंथ कैसे निकालनी है वो भी आनी चाहिए। सिमिलैरिटी में हम रेशियोज बनाते हैं। सही है। इसके अलावा एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये भी दोबारा से देख लेना। ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ये भी दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करनी है अच्छी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास। इसके अलावा एलिवेशन डिप्रेशन है आपके पास, और एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। अब ये मेंसुरेशन के साथ भी मिलके आ सकता है, और ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा जा सकता है। तो मेंसुरेशन के साथ जो है ना ये जो है वो कैसे आएगा, ये सेगमेंट वाला आएगा। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको इस तरह की फिगर बना के दिखाई थी। मैंने आपको बोला था कि ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और फिर मैंने यहाँ से एक सेक्टर बनाया था इस तरह। सही है। और फिर जो है वो हमने बोला था आपको कि ये वाला जो एरिया है इसका जो है ना वो ये शेडेड एरिया निकाल के दिखाओ। ठीक है। तो ये बेसिकली सेगमेंट है। ठीक है। तो एरिया ऑफ ये जो सेगमेंट है ये निकालने के लिए पहले आप पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एरिया ऑफ वो सेगमेंट वाला, इसमें ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ता है। ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी रेडियस हो जाता है, ये वाला पार्ट भी रेडियस हो जाता है, और ये एंगल फर्ज करो उसने आपको 50 डिग्रीज दिया हुआ है। तो ये जो शेडेड पार्ट है जिसको मैंने सेगमेंट बोला है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे निकालने के बाद, तो ये जो है शेडेड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एरिया ऑफ जो वो सेगमेंट है ना वो P2 में आता है। अच्छा, ये जो आर्क लेंथ और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये लिखे हुए नहीं मिलते, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो मेंसुरेशन में तुम्हें क्या करना है, 3D कंपाउंड शेप्स करना है। ठीक है। 3D कंपाउंड शेप्स में तुम्हारे पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो हमने ये देखा है कि कोन और हेमिस्फेयर वगैरह को वो ज्वाइन करता है, या सिलेंडर को हेमिस्फेयर के साथ ज्वाइन करता है, या कोन को हेमिस्फेयर के साथ ज्वाइन करता है। तो 3D कंपाउंड शेप जो है ना वो तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें इसने P1 में पूछनी है। इसने जो है वो आपका जो है वो क्यूबॉइड पूछ लिया, उसने कोन पूछ लिया, सिलेंडर पूछ लिया, तो अब वो कंपाउंड शेप्स की तरफ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट की तरफ जाएगा। आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये दोबारा आ सकता है बिल्कुल। और शेडेड एरिया तो है ही इंपॉर्टेंट, शेडेड एरिया तो आपका सिलेबस का पार्ट है, जिसमें रिंग भी आ सकती है। ठीक है। तो मेंसुरेशन भी तुम्हें तमीज से करनी पड़ेगी पूरी। अच्छा, कहाँ से करोगे, बुक से तो कर ली होगी, अब पास पेपर देख लो थोड़े से, पास पेपर में जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो कर लो। ट्रिग्नोमेट्री बुक से ही कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ज़्यादातर जो है वो 3D वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो है वो आपके पास नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो फिलहाल बुक से ही कर लो। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपने पहले कर ली होंगी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। तो ये कुछ टिप्स थी तुम्हारे लिए। ठीक है।
बाकी ये है कि एक या दो सवाल आपके पास बिल्कुल ट्रिकी आ सकते हैं, 100 मार्क्स हैं। तो बस ये है कि पहले आसान सी चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपसे हो जाती हैं, ठीक है, और बाद में जो है वो जो हार्ड चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, उनकी तरफ जो है वो फोकस करो। बाकी इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। बस ये है कि थोड़ा हिम्मत से पेपर कर लेना, 100 नंबर का ही है, जैसे वो होता है वैसे ही यही है। इसमें फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेटर होता है ना, तो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं होता, आप जो है वो फ़ौरन पैनिक करना शुरू होते हो। तो यहाँ ये होता है कि एक फ़ायदा है कि 2 घंटे तो हैं, 100 नंबर भी हैं, लेकिन कैलकुलेटर आपको यूज़ करने की इजाज़त होती है, तो जिससे थोड़ा सा जो है ना आप रिलैक्स होते हो। बाकी ये है कि आसान सवाल पहले करोगे, मुश्किल बाद में करोगे, ठीक है ना। और पूरा पेपर करोगे, छोड़ोगे कुछ भी नहीं। आंसर स्पेस में आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर वहीं से चेक होगा। प्लस ये कि पेंसिल जो है वो कम से कम यूज़ करोगे। और ये वाला काम ना करना कि पहले पेंसिल से सॉल्व कर रहे हैं और फिर जो है वो पेन से सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपका टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, अल्लाह पाक उसका भरपूर सिला दे आपको। ठीक है, बस घबराना नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत से काम लो। मैथ्स तो हिम्मत मांगता है भाई। आप प्रैक्टिस कम करते हो ना, जिसकी वजह से आप पैनिक करते हो। आप प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करो तो इतना मुश्किल मैथ्स आपको नहीं लगेगा। ठीक है, वक्त पे पढ़ने में प्रॉब्लम ये होती है कि हर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता। सही है ना। तो अपना पोटेंशियल देखो और उस हिसाब से जो है ना वो अपना प्लान किया करो। ये ना देखा करो कि यार वो भी 2 दिन पहले पढ़ता है तो मैं भी 2 दिन पहले पढ़ के जो है वो, मतलब पास होना आसान होता है भाई, लेकिन अच्छे नंबर लाना, उसको सीखना, उस चीज़ को आगे लेके चलना ना, ये ज़रा प्रॉब्लम है। मैथ्स में बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि सर आज जो पढ़ा है वो आगे काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आज आपने जो ग्रेड 4 5 में पढ़ा है ना, वो भी अब तक आपके काम आ रहा है। तो बस यही टिप्स थी कुछ। बाकी अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।